सैयद सुहेल, आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताऊं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर की। आपको बताएंगे महिलाओं को योगी देने वाले हैं 50-50 हजार रुपए का तोहफा। ऐसा दावा खुद अखिलेश यादव कर रहे हैं। क्या यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी योगी सरकार 50-50 हजार रुपए 50 लाख महिलाओं को देने का प्लान बना रही? और अगर ऐसा है तो यूपी चुनाव में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। यूपी की महिलाएं इस खबर के बाद क्या कह रही हैं? अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर वो 50 देंगे तो हम 40 हजार रुपए देंगे महिलाओं को। एक नई लड़ाई हो रही है यूपी में ठीक चुनाव से पहले और यह है मनी वॉर। अगली बड़ी खबर इसके बाद बात करेंगे। संसद में 130 करोड़ स्वाहा हो गए। मॉनसून सत्र था और 130 करोड़ पानी पानी हो गए क्योंकि संसद का सत्र चल नहीं सका। सोचिए आज आखिरी दिन लोकसभा 1 मिनट चली है और राज्यसभा 1 घंटा चली है। कैसे ये आम आदमी का पैसा स्वाहा हुआ आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर इसके बाद बात करेंगे। लाल किले धमाके से जुड़ी हुई खबर यह मिली है कि लाल किले पर जो ब्लास्ट हुआ था, गाड़ी में ब्लास्ट, आपको याद होगा उमर गाड़ी चला रहा था, गाड़ी में बैठा हुआ था और अचानक ब्लास्ट हुआ। उसके पीछे अलकायदा का हाथ था। बड़ी बात है, हिंदुस्तान में अब तक कोई बड़ी घटना अलकायदा ने अंजाम नहीं दी है। संयुक्त राष्ट्र में यह जानकारी दी गई कि अलकायदा उस धमाके के पीछे था और अलकायदा का मुखिया कौन है जिस पर 95 करोड़ रुपए का इनाम है, उससे भी आपको मिलवाऊंगा। अगली बड़ी खबर इसके बाद बात करेंगे। मध्य प्रदेश में अब नहीं बिकेगा एनालॉग पनीर। आपने देखा राज्य दर राज्य पनीर पर एक्शन हो रहा है। राज्य सरकारें बहुत सख्त हैं। आपकी थाली में वो पनीर जा रहा है जो आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। कौन सा ये पनीर है जिस पर अब मध्य प्रदेश ने बैन लगा दिया है? पहले गुजरात और महाराष्ट्र लगा चुके हैं। ये पनीर उसके बावजूद कोई बेचेगा तो उसको कौन सी सजा मिलेगी? महाराष्ट्र में तो मकोका तक लगाने की तैयारी है। आपको बताऊंगा ये एनालॉग पनीर होता क्या है और आपकी थाली में अगर परोसा जा रहा है तो आप इसे कैसे पहचाने। आखिरी में बात करेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम पर अटैक हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के सुखबीर सिंह बादल मौजूद थे गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे पर एक निहंग ने उन पर कृपाण से हमला कर दिया। कैसे ये अटैक हुआ, किस हालत में है सुखबीर सिंह बादल, ये आपको बताऊंगा। इन तमाम खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। आइए शुरू करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मानसून सत्र। लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। किरण रिजिजू बोले विपक्ष ने सिर्फ हंगामा किया। कांग्रेस ने कहा डरी हुई थी सरकार। हल्द्वानी में खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण को लेकर बवाल। संसद में खड़गे बोले मेरा अपमान किया गया। जेपी नड्डा ने दुख जताते हुए मामले की जांच की बात कही। दिल्ली के हनुमान मंदिर में सपा सांसदों ने चढ़ाया चंदा। संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान जुटाए थे 2 लाख रुपए। मॉनसून सत्र में दान पात्र लेकर चढ़ावा चोरी पर किया था प्रोटेस्ट। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में लगातार विस्फोट। लावा और राख की वजह से हवाई उड़ानों पर सीधा असर। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से एयरपोर्ट पर फंसे सैकड़ों यात्री। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला। एक पुलिसकर्मी भी घायल। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए जांच के आदेश। लाल किला बाल ब्लास्ट मामले में यूएन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। अलकायदा को बताया हमले का मास्टरमाइंड। छोटे ग्रुप बनाकर साजिश रच रहा है आतंकी संगठन। दिल्ली धमाके में 11 लोगों की हुई थी मौत। अमेरिका के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में। इंडियाना में लोगों के घरों में घुसा पानी। नाव के जरिए रेस्क्यू में जुटी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। झारखंड में जारी छात्र आंदोलन के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने दे डाली चेतावनी। केंद्र सरकार से खनिज संशोधन बिल वापस लेने की मांग की। बोले जमीन झारखंड की तो हमारे हक का फैसला दिल्ली क्यों करेगी। झारखंड में जारी आंदोलन के बीच दिल्ली में भी भारी प्रदर्शन। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने झारखंड भवन के बाहर प्रोटेस्ट किया। पेपर लीक मामले में सोरेन सरकार से सीबीआई जांच की मांग। पटियाला में पिटबुल के अटैक में घायल दंपत्ति की हालत गंभीर। इलाज के लिए दोनों अस्पताल में भर्ती। कल प्रॉपर्टी देखने के दौरान कुत्ते ने किया था हमला।
15 अगस्त के पहले दिल्ली से लेकर अमृतसर तक तैयारी पूरी। लाल किले से लेकर अटारी वाघा बॉर्डर तक फुल ड्रेस रिहर्सल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। विरोधी कह रहे हैं गोल है, लेकिन 27 का चुनाव महिला वोट पर दांव। क्या योगी आदित्यनाथ और यूपी की सरकार यूपी में महिलाओं को चुनाव से पहले उनके खाते में 50-50 हजार रुपए का तोहफा देने वाली है? अखिलेश यादव यह दावा कर रहे हैं कि योगी सरकार महिलाओं को 50-50 हजार रुपए देने वाली है ठीक चुनाव से पहले। और अखिलेश यादव ने देखिए बाकायदा इसके लिए ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है देखा जाए तो जिस 50,000 रुपए सालाना पैसे की देने की बात भाजपा सरकार कर रही है, वो पैसे पिछले 10 साल में भी दिए जा सकते हैं। यानी क्या समाजवादी पार्टी को की टेंशन हाई है कि अगर बीजेपी ने 50,000 रुपए दे दिए तो यूपी चुनाव क्या मुश्किल हो जाएगा जीतना? अब पैसे की कमी नहीं है, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, जनता जनार्दन के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कोई पैसे की कमी नहीं। हर कार्य जनता को समर्पित है। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी बड़ा दांव चलने वाले हैं? क्या चुनाव से पहले योगी महिलाओं को 50-50 हजार रुपए देने वाले हैं? लेकिन लखनऊ से लखीमपुर और गाजियाबाद से गोरखपुर तक इस पर चर्चा और सियासी हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव ये सब बात फैला रहे हैं तो हम उनके साथ नहीं, हमेशा हम अपने योगी जी के ही साथ में खड़े रहें। सिर्फ चुनाव के टाइम पे अगर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और प्रलोभन देने का काम किया जा रहा है। पहल बहुत अच्छी है, उन्होंने महिलाओं के लिए इतना बड़ा जो योगदान दिया है उससे महिलाओं को बहुत अच्छी मदद मिली है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, महिलाएं मजबूत होंगी। जानकार मानते हैं कि महिलाओं के खाते में 50-50 हजार देकर योगी विरोधियों को चारों खाने चित्त कर सकते हैं। दावा तो यह भी है कि अखिलेश के पीडीए की काट है। अगर ये सच है तो यूपी की आधी आबादी को योगी ने साधने का बड़ा प्लान बना लिया है। महिला स्कीम को वैसे भी जीत की बड़ी थीम माना जाता है। देश के दूसरे राज्यों में हुए चुनाव में महिलाओं ने ही जीत पक्की की है और अखिलेश डिंपल दावा कर रहे हैं कि योगी भी अब महिला वाला मास्टर स्ट्रोक चलने वाले हैं। चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अच्छे लोगों को चुनेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो आइए अब आपको बताऊं ये 50,000 वाला गिफ्ट क्या है, क्योंकि अब तक किसी सरकार ने 50-50 हजार रुपए नहीं दिए। देखिए आपको बताऊं, यानी क्या योगी 50,000 देंगे तो अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 40,000 रुपए महीना देने को तैयार है सालाना। अब देखिए ये खबर का खुलासा कैसे हुआ। यूपी चुनाव से पहले महिलाओं के लिए योगी बड़ा प्लान बना रहे हैं। महिलाओं को योगी 50-50 हजार की आर्थिक मदद दे सकते हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि सीएम योगी ने योजना लाने वाले हैं वो। अखिलेश के मुताबिक बीजेपी का सालाना 50,000 रुपए देने का प्लान है। अखिलेश की माने तो चुनाव से पहले 20,000 की पहली किस्त दी जाएगी। चुनाव के बाद बीजेपी सरकार बनने पर 10-10 हजार की 3 किस्तें दी जाएंगी, यानी पहले 20 फिर 10-10 बाद में 50,000 हो गए। आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवार की महिलाओं को ये पैसे दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में ऐसी महिलाओं की संख्या करीब 50 लाख है। अगर 50 लाख महिलाओं को 50,000 दिए जाएंगे तो 25,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा सरकार पर। यूपी का बजट 9 लाख करोड़ का है। 18,000 करोड़ महिला बाल विकास के लिए। 50,000 वाली योजना लागू होती है तो सरकार पर 25,000 करोड़ का बोझ आएगा। हालांकि यूपी सरकार ने ना कोई ऐलान किया है इसका, ना कोई योजना की पुष्टि की है, लेकिन अखिलेश यादव ने 50,000 वाले प्लान को बीजेपी का जुमला बताया। कहा यह बीजेपी की पाप की कमाई है जिसे यूपी की महिलाएं कभी नहीं लेंगी। बीजेपी के पास अब चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा है, अखिलेश कह रहे हैं। योगी सरकार ने 10 साल में महिलाओं को 50,000 सालाना क्यों नहीं दिए? अखिलेश ने योगी सरकार को घेरते हुए महिलाओं के लिए ऐलान भी कर दिया। अखिलेश ने भी कह दिया कि हम 40,000 रुपए से शुरुआत करेंगे, जिसमें हर साल बढ़ोतरी भी होगी। मतलब उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को 40,000 रुपए देने का ऐलान किया। जानकारी से महिलाओं के लिए 40,000 बनाम 50,000 का प्लान बता रहे हैं और यूपी में 2027 के चुनाव के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं।
यानी ये लड़ाई को और दिलचस्प बना देगा। सुनिए सियासतदानों को। हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है। चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हम बिल्कुल इस बात में एग्री नहीं करते। सरकार को अपना कार्य करना चाहिए पूरा। आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया। ये अभी पैसा दें, फिर महिलाओं के रोजगार इस बात पर निर्भर हो कि सरकार जीतेगी तो उनको पैसा मिलेगा। अगर नीयत अच्छी है तो समय रहते, आपकी तो सरकार है, 10 साल से आप प्लानिंग कर रहे थे, आप इस योजना को ले आते, महिलाओं को रोजगार दे देते। तो इस सरकार का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इस स्कीम के नाम पे बिहार में लोगों को ठगा जा चुका है। जिन महिलाओं को पैसा मिला था बिहार में, उन महिलाओं से चुनाव के बाद पैसा वसूल लिया गया और उसके लिए तमाम तरीके से प्रताड़ित। याद रखना, ये कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी ये विरासत के विरोधी भी है और विकास के भी धुर विरोधी है। इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। और महिलाओं के तो जन्मजात विरोधी है। बेटी की सुरक्षा के लिए यही सपाई खतरे बने हुए थे और उस समय कहावत ही चल पड़ी थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। इन लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्क रहेंगे तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। आप देखते होंगे कि जैसे ही इनसे कोई सटेगा तो खतरा उतना ही बढ़ेगा। जरा योगी कह रहे हैं इनसे सटेगा तो खतरा बढ़ेगा, लेकिन ये योजना जो महिलाओं को आर्थिक सहायता के लिए होती है, ये कितना काम करती है? आपको याद होगा महाराष्ट्र में भी ऐसी योजना थी, बीजेपी सत्ता में आई। ऐसी योजना मध्य प्रदेश में थी, फिर बीजेपी सत्ता में आई, और ऐसी योजना असम में थी। हेमंता बिस्वा शर्मा फिर एक बार सीएम बन गए। अब मैं आपको बताऊं, देखिए कौन कौन सी इस तरह की महिलाओं को पैसे देने वाली स्कीम थी जिससे जमीन पर फायदा नजर आया है। देखिए जरा उन योजनाओं का असर क्या हुआ। सबसे पहले देखिए नारी स्कीम और जीत की थीम। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना 1250 रुपए महीने दिए जाते हैं। मोहन यादव सीएम है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में माझी लाडकी बहन 1500 रुपए महीना दिया जाता है इसमें। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन 1000 रुपए महीना दिया जाता है। बंगाल में लक्ष्मी भंडार 1500 से 1700 रुपए महीना दिया जाता है। दिल्ली महिला समृद्धि 2500 रुपए महीना दिया जाता है दिल्ली में। झारखंड मैया सम्मान 1000 रुपए महीना महिलाओं को दिए जाते हैं। असम अरुणोदय 1250 रुपए दिए जाते हैं। पंजाब में देखिए मावा धिया सत्कार 1000 से 1500 रुपए दिए जाते हैं। यानी कोई राज्य बचा नहीं है, कोई पार्टी बची नहीं है, किसी एक पार्टी पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। कर्नाटक गृह लक्ष्मी कांग्रेस की सरकार है, 2000 रुपए महीना दिया जाता है। आंध्र प्रदेश आधा विद्या योजना 1500 रुपए महीना यहां दिया जाता है। तो हर राज्य में इस तरह की स्कीम है, पार्टी कोई भी हो, सरकार कोई भी हो। सुनिए जरा महिलाएं क्या कह रही हैं इस पर। विकास देख रहे हैं तो हमें 50,000 या 60,000 से कोई मतलब ही नहीं है, और वैसे भी हम महिलाएं हैं तो हमें काफ़ी उन्होंने काम दिया है, व्यवसाय दिया है, तो हमको 50,000 से कोई उतना नहीं है, और कोई गेम चेंजर तो उसमें नहीं होगा। महिलाओं का उत्थान हो जाएगा, उनके जीवन स्तर में बहुत अच्छा प्रयास है ये, तो वो अपने कम से कम स्वावलंबी हो जाएंगे। ज्यादातर मामलों में देखें फ्री वाला इलेक्शन के टाइम में, लेकिन लोग इतने जागरूक हैं, समझ जाते हैं कि ये दाना फेंका जा रहा है फंसाने के लिए। अगर ऐसा कुछ है तो बहुत अच्छी बात है, और ये सिर्फ चुनावी नहीं होना चाहिए, ये पूरे साल 5 साल उनको देना चाहिए अगर इस तरह की कोई घोषणा है तो। हकीकत में और उसमें सच्चाई में दोनों में फर्क होता है ना। कहने को तो मैं भी कह दूंगी कि जो है कि अखिलेश जी ने कहा है कि 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का वो देंगे। तो एक महिला को 50,000 रुपए आपने एक बार दे दिए, उसके बाद पूरी 5 साल तक आप जनता का खून चूसो। समझदार महिला होगी तो 50,000 का 5 लाख रुपए भी नहीं देगी। योगी जी से हम ये निवेदन करेंगे, हर घर में को रोजगार दे दें। वो आज अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ये चाहते कि घर की महिला अगर मजबूत हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, और आत्मनिर्भर होना महिला का सपना होगा। 50,000 देंगी, इससे बेनिफिट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि योगी सरकार आने से ये है कि लेडीज सुरक्षित हो गई हैं, कहीं आती जाती हैं, अकेले आ रही हैं, जा रही हैं, उन्हें कोई डर नहीं रहता कि वो बिल्कुल सेफ है। औरतें बहुत ही कर्मठ हैं, वो अपने कर्म करने पर विश्वास रखती हैं, न कि इस तरह के उधार पैसे लेने पर इस पर करती हैं। 50,000 रुपए से अगर महिलाओं को मिलता है तो कोई चेंज नहीं होगा। कुछ चेंज नहीं होगा। महिलाएं सब जानती हैं, महिलाओं के पास सारी सच्चाई सामने है। पैसे से अगर वोट खरीदे जाएं तो फिर
लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। हमेशा से अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं, अपने मुख्यमंत्री के साथ हैं और हमेशा से रहेंगे। और इस तरह की बातें उड़ाने से अखिलेश यादव के हम लोगों के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। किसी को पैसे दे रहे हो इलेक्शन से पहले, तो ये सीधे सीधे आप तो करप्शन को बढ़ावा देने वाली बात हो गई। ये तो मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए और किसी भी मतलब डेमोक्रेसी में तो ये चीज अलाउ ही नहीं होनी चाहिए। तो आपने लोगों को सुना, अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया लोगों की, लेकिन असल में जिन्हें पैसा मिलेगा वो ग्राउंड पर वोट में कितना तब्दील होगा, बड़ी बात ये। अब देखिए यूपी में महिला वोटर कितनी, महिला वोट का सवाल है। कुल यूपी में वोटर है 15 करोड़, 15 करोड़ से ज्यादा वोटर है। उस 15 करोड़ में 7.5 करोड़ महिला वोटर है। अब देखिए जरा 7.5 करोड़ महिला वोटर में बीजेपी को कितनी महिलाओं ने वोट किया और ट्रेंड क्या रहा है। महिलाओं का वोटिंग ट्रेंड ये रहा है कि 62% महिलाओं ने वोट किया। 2022 में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट करती हैं महिलाएं। 2022 का आंकड़ा देखिए जरा। 2022 में 7.5 करोड़ महिला वोटर थे, जिसमें 6 करोड़ 60 लाख महिलाओं ने वोट किया था। बीजेपी को देखिए, कुल वोट बीजेपी को मिला था लगभग 3 करोड़ 80 लाख, उसमें से महिला वोटर था 1 करोड़ 97 लाख। समाजवादी पार्टी को लगभग कुल वोट मिला था 2 करोड़ 95 लाख से ज्यादा, उसमें महिलाओं का वोट था 1 करोड़ 40 लाख। अब पार्टियों का दांव महिला वोट बैंक पर है, क्योंकि अब तक जो पिछले चुनाव हुए उनकी जो नजीर निकलकर सामने आई कि महिलाओं ने भरपूर जिसे वोट दिया वो पार्टी सत्ता में आ गई है। सुनिए जरा क्या कह रही होगी। अब पैसे की कमी नहीं है, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, जनता जनार्दन के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कोई पैसे की कमी नहीं। हर कार्य जनता को समर्पित है। सरकार बिना भेदभाव के कार्य करेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के उस प्रत्येक तबके के लिए सरकार कार्य करेगी, बिना भेदभाव के कार्य करेगी। हम लोग लखनऊ में बटन दबाते हैं, 1 करोड़ 6 लाख से अधिक इन सभी परिवारों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन उनके अकाउंट में चला जाता। कोई कट नहीं ले सकता, कोई घूसखोरी नहीं कर सकता। छात्र की छात्रवृत्ति उसके अकाउंट में जाती है, कोई बीच में घूसखोरी नहीं कर सकता है। तो अच्छे लोगों को चुनेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो क्या महिला वोट पीडीए की काट होगी? ये योजना के जरिए बीजेपी की कोशिश ये हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश पीडीए पर दांव चल रहे हैं, इसलिए बाकी जातियों को जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक तस्वीर बलरामपुर से आई जिस पर समाजवादी पार्टी ने हमला किया कि यूपी में क्या हो रहा है। दरअसल एक दलित की पीट कर हत्या कर दी गई। छटके भैया, छटके भैया, छटके भैया, और ये खबर सामने आई, इसके बाद योगी की पुलिस ने एक्शन शुरू किया है। जो मारपीट करने वाले थे उन पर कार्रवाई हुई है। यूपी में दलित युवक के साथ हैवानियत की तस्वीर सामने आई। 38 साल के राम सनेही को कुछ लोग खंबे से उल्टा बांध देते हैं पहले, फिर लाठी डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई करने लगते हैं। राम सनेही रहम की भीख मांगता है और छोड़ने की गुहार लगाता है, लेकिन दबंग तब तक पीटते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। दहला देने वाली यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की है। जानकारी मिली तो पुलिस घायल राम सनेही को अस्पताल लेके गई, लेकिन पिटाई में इससे बुरी तरह जख्मी दलित युवक को बचाया नहीं जा सका। योगी की पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ कड़ा एक्शन की तैयारी में है। हत्या और SC/ST एक्ट के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर है कि अकबर अली समेत 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपियों ने दलित को चोर समझ लिया और इसके बाद दबंगों ने युवक को खंबे से बांधकर पीटना शुरू कर दिया है। अब पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है जो पिटाई में शामिल थे। ये 2 लोगों को आप देख रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी की है यूपी पुलिस ने और उसके बाद इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है।
मुझे वीडियो वायरल मिला। अच्छा, तो उसी वीडियो के माध्यम से हम वीडियो पे क्या देखा? वीडियो पे ये देखे हैं कि वो लोग मार पीट रहे हैं, हाथ गोड़ बांधे हैं। कौन लोग हैं, उनको पहचानते हो? अब उनको पहचाने हैं, अकबर हैं उनके लड़के। कहाँ के हैं ये लोग? ठकुरापुर। हाँ। अच्छा, घटना वहीं ठकुरापुर में ही हुई थी? हाँ, घटना ठकुरापुर में। वीडियो में दिख रहा है कि राम स्नेही को बांध के पीटा जा रहा है। राम स्नेही जो थाने का एक हिस्ट्री सीटर भी है, उसे बांध के पीटा जा रहा है। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने उनके परिवार के द्वारा दिए गए तहत पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया। पूछताछ में तथ्य निकल के सामने आया कि राम स्नेही इनके ढाबली में चोरी करने के लिए घुसा था, तब इन्होंने उसे पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद इसे पीट रहे थे। पुलिस ने इन दोनों गिरफ्तार करके इस मुकदमे में माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं हम। और आइए यूपी से खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलता हूं दिल्ली। संसद में कैसे 130 करोड़ रुपए बह गए, स्वाहा हो गए मॉनसून सत्र में। तस्वीर आज देख रहे हैं। आज संसद परिसर में विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, हाथों में बंदर लेकर प्रदर्शन कर रहा था। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, दूसरी तरफ बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। तरफ देखिए हुआ क्या कि कैसे परिसर में एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने आ गए। दोनों पार्टियों के सांसद आमने सामने थे। अब एक और तस्वीर पिछले दिनों संसद से आई थी जिसमें चढ़ावा चोरी का ड्रामा किया गया। पप्पू यादव दान पात्र लेकर भागे, उस पर बवाल हुआ। वो जो पैसा इकट्ठा हुआ था, देखिए आज वो पैसा लेकर अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद पहुंचे दिल्ली के हनुमान मंदिर, और वो जो चंदा इकट्ठा हुआ था लगभग 2 लाख रुपए का दान इकट्ठा हुआ, उसे हनुमान मंदिर में चढ़ा दिया। यही मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीनतम मंदिर है, तो हम लोगों ने बेहतर समझा यही पर चढ़ा। ये संसद मार्ग में संसद सबसे नजदीक यही मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन। चंदे का पैसा, दान का पैसा तो मंदिर चला गया, लेकिन आपका पैसा कैसे पानी पानी हो गया वो देखिए। संसद चल नहीं पाई। अब देखिए लोकसभा में काम होना था 114 घंटे, और फिर से प्ले कीजिए इसे प्लीज। लोकसभा में काम होना था 114 घंटे, लेकिन काम कितना हुआ, प्ले कीजिए इसे आगे। काम हुआ 19 दिन में सिर्फ 17 घंटे काम हुआ। 17 घंटे, 114 घंटे होना था, 17 घंटे काम हुआ। आखिरी दिन काम हुआ लोकसभा में सिर्फ 1 मिनट। अब देखिए इसके आगे अगली तस्वीर राज्यसभा की। राज्यसभा में काम होना था 114 घंटे और काम हुआ सिर्फ 37 घंटे। आखिरी दिन सिर्फ 1 घंटे राज्यसभा में काम हुआ। यह था संसद में काम का के हालात। अब देखिए कितना पैसा पानी पानी हुआ। संसद में हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होता है, हर मिनट। लोकसभा में देखिए हर घंटे 75 लाख रुपए खर्च होता है लोकसभा में। राज्यसभा में हर घंटे 75 लाख रुपए खर्च होता है। काम तो हुआ नहीं। अब लोकसभा में 96 घंटे बर्बाद हो गए। दूसरी तरफ लोकसभा में 72 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए करीब करीब।
उसी तरह राज्यसभा में 77 घंटे काम नहीं हुआ। अब 77 घंटे काम नहीं हुआ तो 57 करोड़ रुपए पानी में चले गए। कुल मिलाकर देखिए, संसद में जो नुकसान हुआ इस सत्र में वो लगभग 120 करोड़ से ज्यादा का है। और ये 120 करोड़ रुपए टैक्स पेयर की मनी थी, टैक्स देने वालों का पैसा था, जो 120 करोड़ पानी में चले गए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। मॉनसून सेशन आज समाप्त हो गए हैं। चर्चा की दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ। लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। वंदे मातरम गाने के लिए आ जाए हैं। पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट। मुंह में दही जमाकर बैठे हुए केजरीवाल जी और कान में तेल डालकर बैठे हुए राहुल गांधी जी, इन दोनों की तथाकथित नैतिकता ने संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है। छात्रों को बड़ा मलाल है। न्यायालय के निर्णय से अब उठते कई सवाल हैं, उन्हीं सवालों से बचने को संसद में ये बवाल। राहुल गांधी जो है एक बेशरम बनकर बाहर आ चुके हैं। अब बिल्कुल एक बात पे कह रहे हैं मुझे तुम्हारा कुछ नहीं बात सुननी, फिर कह रहे हैं मुझे जवाब चाहिए। अरे जवाब कैसे मिलेगा जब तुम कुछ बात सुन ही नहीं रहे हो। अगर तुम्हें जो प्रश्न पूछने हैं पार्लियामेंट में आके वो प्रश्न पूछो। पार्लियामेंट में आ नहीं रहे हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं। इस तरह की स्थिति को मैं कहूँ कि एक कॉमेडी तो अपनी जगह, लेकिन देश को मजाक बना देने की ये जो प्रतिक्रिया वो कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय। उत्तरदायित्व भी फिक्स नहीं हो पाया ना। अकाउंटेबिलिटी किसकी थी? फट्टे पे कील लगाने की अकाउंटेबिलिटी किसकी थी? पैलेट गन की अकाउंटेबिलिटी किसकी थी? अकाउंटेबिलिटी के बगैर लोकतंत्र का कोई मायने है? छोटा सा सवाल है, इसका छोटा सा जवाब। आदरणीय चेयरमैन साहब ने कहा कि 39% समय ही काम हुआ, 61% बर्बाद हुआ। ये पार्लियामेंट चलने के लिए जनता के जेब से, टैक्स से करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो बर्बाद करने का कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो राहुल गांधी है। उन्होंने जवाब देना चाहिए। अब देखिए, संसद सत्र का आज आखिरी दिन था और कांग्रेस के अध्यक्ष नाराज हो गए एक बात पर। क्या बात थी वो मैं आपको बताऊंगा। पहले देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे आखिर किस बात की शिकायत कर रहे थे संसद के अंदर। स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। अब आइए आपको बताऊं मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। दरअसल वो गए थे 8 अगस्त को एक रैली में, हल्द्वानी में रैली थी। तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने यानी मुरझाने लगे हैं, तो इसको छोड़ दो, नया पानी आने दो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां रैली की। रैली स्थल से जब चले गए तो उस जगह का शुद्धिकरण किया गया। वहां हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पहुंचे और हवन किया, शुद्धिकरण किया। सीता माता ये मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की होवे ओम नीलांबुजस्य मदकोमलंगम सीता समारोपितः मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रेभ्यो नमः। संजय भाई, ओम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रेभ्यो नमः। ओम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रेभ्यो नमः। ओम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रेभ्यो नमः। अब देखिए, ये जो कार्यकर्ता थे ये शुद्धिकरण क्यों कर रहे थे और खड़गे ने इस पर क्या कहा और इनका क्या कहना है। कांग्रेस अध्यक्ष हल्द्वानी में रैली से जुड़ा विवाद संसद तक पहुंचा। राज्यसभा में खड़गे ने बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मेरे भाषण के बाद बीजेपी ने मंच का शुद्धिकरण किया। मैंने हल्द्वानी में स्टेज पर भाषण दिया, वहां लाखों लोग थे। मैंने ना तो किसी समाज का नाम लिया और ना किसी धर्म का, लेकिन मेरी स्पीच के बाद बीजेपी के लोगों ने हवन किया। खड़गे ने शुद्धिकरण करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। मामला बढ़ता देख जेपी नड्डा ने सरकार और पार्टी का पक्ष रखा। जेपी नड्डा ने कहा, जो कुछ भी हुआ वो पूरे देश के लिए दुखद है। नड्डा बोले, बीजेपी ऐसी किसी भी गतिविधि का समर्थन नहीं करती है।
केंद्रीय मंत्री ने पूरे मामले की जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया। दरअसल 8 अगस्त को हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली की थी। 9 अगस्त को हिंदू संगठनों की ओर से मैदान में पूजा पाठ कराया गया। कांग्रेस इसे शुद्धिकरण बता रही है और दलितों के अपमान से जोड़ रही है। वहीं हिंदू संगठन खड़गे पर सनातन के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं जो खड़गे हिंदू संगठनों की तुलना सांपों से करते हैं और मुस्लिम समुदाय से उन्हें खत्म करने की अपील करते हैं। जिस मैदान पर हम रामलीला करते हैं, भगवान को याद करते हैं, वहां ऐसे शख्स के आने पर शुद्धिकरण तो जरूर होना चाहिए। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं। मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी। लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सब के लिए खेद का विषय है। ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। हम लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस आरोप को उस नजर से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि रैली हुई तो वहाँ गंदगी भी हुई। गंदगी की अगर सफाई हुई, अगर उस नज़र से देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है देखना। पूरा सेशन जो दिन बाबा साहब ने, हमारे आपके पुरखों ने झेले थे, वही आज भी झेलने पड़ रहे हैं। हम लोग पीडीए परिवार के लोग, जो खड़गे साहब भी हैं, आदरणीय अखिलेश जी का घर गंगाजल से धुलवाया गया, कन्नौज का मंदिर आदरणीय अखिलेश जी के दर्शन मात्र से गंगाजल से धुलवाया गया। लेकिन हम इस बात को भी साथ में कोट करेंगे कि इस तरह के अपमान और जलालत से हम पीडीए परिवार के लोगों का संकल्प कमजोर नहीं हुआ है, हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। अब हम इस लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़ेंगे। अब देखिए, ये संसद में हंगामा हुआ। अब संसद के बाहर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा जिस पे नया बवाल हो गया। राहुल गांधी एक कार्यक्रम में थे और कार्यक्रम में राहुल गांधी की भाषा और एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। I have not reached there yet. से इनके दिमाग में घुस गया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, राहुल गांधी सम्मेलन में बोलते बोलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने लगे और पीएम मोदी की विदेश नीति को उनके गले लगाने से जोड़ दिया कि पीएम विदेश जाते हैं तो गले लगते हैं। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। जो आदमी मानसिक दिवालियेपन में हो, राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए। राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। अगर सोनिया जी ने उनका इलाज नहीं कराया तो एक दिन उन्हीं के लिए घातक होगा।
राहुल गांधी का कृत्य ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी के संस्कार क्या है और गांधी वाड्रा परिवार के संस्कार क्या है। ये भी स्पष्ट करता है कि गांधी वाड्रा परिवार और राहुल गांधी हिंदुस्तान के लोकतंत्र से कितना नफरत करते हैं, क्योंकि ऐसे क्लाउन जैसा बिहेवियर सिर्फ एक वैसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसका या तो मेंटल सेम्बलेंस नहीं है या जो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है कि अब उसके पास में इस तरीके के क्लाउन जैसी हरकत करने के अलावा और कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने आज जिस प्रकार की संस्कारहीन, अभद्र, अश्लील भाषा का प्रयोग करा है, जितना उन्होंने अभद्र बयान आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे दिया है, उससे वो नेता प्रतिपक्ष नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। वो घमंड बोल रहे हैं ना, उनके आचरण में भी घमंड है, उनके चाल चलन में भी घमंड है, अहंकार भरी भाषा है, मर्यादा रखना नहीं चाहते वो किसी भी पद की, अमर्यादित आचरण करते हैं, झूठ बोलो और भाग जाओ, ये उनकी विशेषता हो गई है। एक तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे थे और बीजेपी राहुल पर हमलावर है। दूसरी तरफ राहुल गांधी एक दूसरी परेशानी में फंस गए। क्या है वो परेशानी? राहुल संसद में सरकार को घेर रहे हैं लेकिन खुद एक मुसीबत में फंसे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली तो राहुल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता पर आय से ज्यादा संपत्ति के आरोप लगे थे। यह शिकायत कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने की थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई ईडी से उन आरोपों के सत्यापन के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने मई में अपने आदेश में कहा था कि यदि शिकायत प्राप्त हुई है तो उसमें लगाए गए आरोपों का कानून के अनुसार सत्यापन किया जाए। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई या ईडी कानून के तहत उचित कदम उठा सकती है, यानी जांच के दौरान सूचना मिलने पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी को गिरफ्तारी का भी अंदेशा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ट्रांसफर याचिका भी दाखिल की है जिसमें मामले को इलाहाबाद से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई है। दोनों याचिकाएं 7 अगस्त को दाखिल की गई थी। सुनवाई 17 को होगी। इस बीच हाईकोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की है। अब राहुल गांधी की आय से जुड़ी बात हो रही है। इस मामले में कहा गया आय से अधिक संपत्ति का मामला। तो आइए राहुल गांधी ने जो हलफनामा दिया, चुनावी हलफनामा, उस हलफनामे के हिसाब से राहुल गांधी के पास कितनी संपत्ति है, यह है उनकी पूरी संपत्ति का डेटा। संपत्ति 20 करोड़ 39 लाख। उनकी आय देखिए, सालाना आय 2022-23 में 1 करोड़ से ज्यादा थी, 1 करोड़ से ज्यादा 21-22 में, उससे पहले 1 करोड़ 31 लाख थी। 2020-21 1 करोड़ 29 लाख, 2019-20 में 1 करोड़ 21 लाख और 2018-19 में 1 करोड़ 20 लाख। अगर देखें तब से अब तक उनकी आय, कुल आय कम हुई जो उनकी कमाई थी। अब चल संपत्ति देखिए, कैश 55,000, बैंक में जमा 26,25,000, बॉन्ड और शेयर में 8 करोड़ 32 लाख रुपए, एनएसएस पोस्टल सेविंग में 61,52,000, ज्वेलरी में 4,20,000 रुपए और कुल 9 करोड़ 24 लाख रुपए। अचल संपत्ति दिल्ली के सुल्तानपुर और महरौली में खेती वाली 2 जमीनें हैं। अचल संपत्ति में दिल्ली में एक फार्म हाउस बिल्डिंग है और अचल संपत्ति में कुल कीमत 2 करोड़ 10 लाख है इसकी। गुरुग्राम में कमर्शियल बिल्डिंग 9 करोड़ 4 लाख से अधिक की है। कुल अचल संपत्ति 11 करोड़ 15 लाख की है। देनदारी 49,79,000 रुपए की है। ये 2024 का चुनावी हलफनामा है। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया। चाणक्य और क्या कहते थे, सरदार पटेल, वेयर हैज ही डिसअपियर्ड? जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें, और बिना नफरत के, बिना हिंसा के, बिना नफरत के हम हमारी देश की संस्कृति, हमारे देश के कल्चर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा देश नफरत का नहीं है, मोहब्बत का है, प्यार का है, भाईचारे का है, अहिंसा का है। ये हम प्रूव करके दिखा देंगे सबको। राइट। सियासत के बाद खबरों में आगे रुख करते हैं। आज की एक और बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली में धमाका आपने देखा था। लाल किला धमाका अल-कायदा ने करवाया। अल-कायदा उसामा बिन लादेन का संगठन, अल जवाहिरी का संगठन, उसने लाल किला धमाका कराया। तस्वीर आपको याद होगी।
लाल किले के सामने एक गाड़ी, जिस गाड़ी को डॉक्टर उमर चला रहा था और उमर उसमें बैठा हुआ था, और उस वक्त गाड़ी फट गई, धमाका हुआ, बॉम्ब धमाका। एक गाड़ी के अंदर बॉम्ब था और कैंसर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। हटो भैया, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। चौंकाने वाली खबर यह है कि इस धमाके में जो अलकायदा का नाम सामने आया, ये बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रखी गई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बताया गया कि दिल्ली के लाल किले पे जो धमाका हुआ उसमें हाथ था अलकायदा का। आइए अब आपको बताऊं कौन सा बड़ा खुलासा हुआ है और अलकायदा की एंट्री कैसे हो गई इस पूरे धमाके में। कुछ इस तरह धमाका हुआ था और जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये धमाके में शामिल। लाल किले के पास जो धमाका हुआ उसमें अलकायदा का हाथ था। यह दावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 38वीं रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट को यूएनएससी की प्रतिबंधित समिति की निगरानी टीम ने तैयार किया है, जिसमें अलकायदा से जुड़े AQIS को धमाके का जिम्मेदार बताया गया। AQIS का पूरा मतलब है भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा। यूएनएससी की रिपोर्ट इसलिए अहम है क्योंकि इससे पहले फरवरी में रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में धमाके का जिम्मेदार जैश ए मोहम्मद को बताया गया, यानी मसूद अजहर के संगठन को। भारत में ब्लास्ट की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA कर रही है और NIA ने चार्जशीट में धमाके का जिम्मेदार अलकायदा को बताया। 10 आरोपियों के खिलाफ 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। एजेंसी के मुताबिक सभी आरोपी अलकायदा के गजवतुल हिंद से जुड़े हुए थे। NIA ने इसे अलकायदा के AQIS से जुड़ा हुआ संगठन बताया था। नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किला के पास भारी भीड़ में धमाका हुआ था। आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर नबी ने बारूद से भरी कार को उड़ा दिया था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में AQIS के बदलते तौर तरीकों पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा छोटे और बिखरे समूहों से गतिविधियां बढ़ा रहा है। इस संगठन ने अपनी चेन सप्लाई और फंडिंग नेटवर्क को मजबूत कर लिया है। भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया में आतंकी नेटवर्क के विस्तार का खतरा बढ़ गया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद। UN सिक्योरिटी काउंसिल वही कह रही है जो हमारी NIA ने कहा कि ये भारत के खिलाफ साजिश है। बेसिकली अंसारुल गजवा हिंद इसको कहा जाता है। ये बेसिकली अलकायदा इन साउथ एशिया, ये उनका ऑपरेशन है। दे आर ट्राइंग टू हैव देयर बेसिस आल्सो इन इंडिया एंड बांग्लादेश। लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो मेरा ये मानना है कि इसके पीछे भी पाकिस्तान की ISI है। समय आ गया कि जब इस तरीके का संक्रमण देश में हो रहा है तो इनके विरुद्ध ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाए। जब ये देश के नहीं तो इनको देश की कोई सुविधा भी नहीं मिलनी चाहिए और इनके सपोर्ट सिस्टम को डिसमेंटल करने के साथ साथ इन सब की भारतीय नागरिकता भी समाप्त होनी चाहिए। जो भारत का नहीं उसको नागरिकता नहीं। अब आइए आपको बताऊं कि अलकायदा का चीफ कौन है। ओसामा मारा जा चुका है, अल जवाहिरी भी मारा जा चुका है, तो फिर अलकायदा का चीफ कौन है? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसे FBI ने मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित किया है, इसका नाम है सैफ अल अदेल। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सैफ अल अदेल की। इसके ऊपर करोड़ों का इनाम है। अमेरिका ने इस पर करोड़ों का इनाम रखा है और ये अभी भी FBI की लिस्ट में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। अब देखिए अलकायदा का मुखिया है कौन। दरअसल वैश्विक आतंकी संगठन अलकायदा का प्रमुख सैफ अल अदेल है। वो अलकायदा संस्थापक ओसामा बिन लादेन का सुरक्षा प्रमुख रहा है। आदेल FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में उस पर 95 करोड़ का इनाम है। वो अमेरिका में हुए 9/11 हमलों की योजना बनाने में शामिल रहा है। उसने केन्या, तंजानिया में अमेरिकी दूतावास पर भी हमला कराया। इन हमलों में 224 लोग मारे गए थे जबकि 4000 से ज्यादा घायल हुए। आदेल का जन्म मिस्र में हुआ। वो मिस्र की सेना में अधिकारी रह चुका है। सैन्य ट्रेनिंग से वो सैन्य रणनीति और खुफिया अभियान में माहिर है। अलकायदा में उसे विस्फोटक एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता रहा है। दावा है कि अल जवाहिरी की मौत के बाद आदेल को कमान मिली। जवाहिरी को काबुल में ड्रोन अटैक करके अमेरिका ने मार गिराया था। फिलहाल अलकायदा का मौजूदा मुखिया सैफ अल अदेल है। सुनिए, अलकायदा ने अगर भारत में या अलकायदा के किसी ग्रुप ने भारत में देश की राजधानी दिल्ली में एक बॉम्ब ब्लास्ट कराया तो यह चौंकाने वाली खबर है।
एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सुनिए। तो हिंदुस्तान बड़ी देर से कह रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर जो है टेररिज्म फैलाया जा रहा है और वो होम ग्रो नहीं है, मतलब कि घर का नहीं है, वो बाहर से जो है वो चाहे वो अलकायदा है, चाहे ISIS है, चाहे पाकिस्तान के जो है ISI, वो सारे के सारे मिलके यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो है ये अपने जो कार्रवाई है कर रहे हैं। वो जो है उसको उन्होंने इकट्ठा किया, उसको बनाया, एक उसको फ्रंट रख के, ताकि उसके तहत जो है यहाँ पे जो हिंदुस्तान के अंदर इसका जो है सारा का सारा ये टेररिज्म जो है फैलाया जाए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात उस खबर की जिसका सीधा ताल्लुक आपके खाने से, आपकी थाली से। MP में भी नहीं बिकेगा एनालॉग पनीर। शहर दर शहर एनालॉग पनीर पर एक्शन हो रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की। उज्जैन में पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा पड़ा है। अगर आप पनीर खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। इसी तरह देखिए मथुरा में भी एक्शन हो रहा है। यूपी में 1500 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है। उसके बाद उसे देखिए कैसे गड्ढा खोदकर नकली पनीर को डालकर डंप किया जा रहा है। और पर ये भी इस बारे भी मानना है। ये आप देख रहे हैं किस तरह पनीर बनाया जा रहा था। यूपी में 1500 किलो पनीर पर एक्शन हुआ है। एक और तस्वीर आई है यूपी से ही, गाजियाबाद में देखिए नकली पनीर की फैक्ट्री पर छापा पड़ा है और पनीर जब्त हुआ है। तो आप लेके आए, कौन लोग आप लोग साथ में हो? आपको कितनी गोट सूप दूँ आप बताओ मेरे को। चलो आप मेरे को बताओ कितनी गोट सूप दूँ आपको। सर ये एनालॉग के नाम पर बिकने वाले नकली पनीर पर बैन का चाबुक चलना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात के बाद अब मोहन सरकार ने भी मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में हुई इस कार्रवाई ने पूरे देश में नकली पनीर बेचने वालों में खलबली मचा दी है। चर्चा होने लगी है कि अब आगे किस राज्य में एनालॉग पनीर बैन होने वाला है। अब देखिए जरा एनालॉग पनीर कौन सी बला है ये आपको बताऊंगा, लेकिन हर राज्य इसे बैन कर रहा है। अब मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल हो गया है। देखिए ये एनालॉग पनीर, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एनालॉग पनीर पर बैन लगा दिया। खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम ने फैसला किया। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में शुद्ध डेयरी उत्पादों की अपनी पहचान बनेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर एक बड़ी समस्या बन गया था। पड़ोसी राज्यों में बैन से यहां बड़ी मात्रा में क्या हो रहा था, नकली पनीर खपा दिया जा रहा था। आसपास के जो राज्य हैं वहां ये पनीर बैन हुआ, वहां से उठाकर मध्य प्रदेश ले आए, यहां खपा रहे थे। मोहन सरकार ने यहां भी बैन कर दिया एनालॉग पनीर। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में हर दिन 400 क्विंटल नकली पनीर आ रहा था। पूरे महीने में करीब 900 से 1200 टन तक ऐसा पनीर यहां खपाया जा रहा था। बड़ी मात्रा में इसकी बिक्री को देखते हुए सरकार ने सख्ती का निर्णय लिया। सीएम के आदेश के तुरंत बाद मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ। इंदौर में प्रशासन ने 800 किलो नकली पनीर, 1000 किलो मावा जब्त किया है और इसके अलावा भोपाल में भी 100 किलो से ज्यादा संदिग्ध पनीर जब्त हुआ है। फिलहाल एमपी में एनालॉग पनीर पर बैन के बाद से लगातार एक्शन हो रहा है। सुनिए खुद सीएम मोहन यादव क्या कह रहे हैं इस पर। बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। उद्देश्य यही है कि कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ मार्केट में ना आए जिससे लोगों के को नुकसान हो, और इसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो जिस प्रकार की रिपोर्ट दे रहे हैं उसके हिसाब से जो जरूरी कार्रवाई हो रही है। आइए अब आपको बताऊं, अगर आप पनीर के शौकीन हैं तो ये एनालॉग पनीर क्या है, कैसे आप पहचाने कि मुंह में डालते ही पता चल जाए या हाथ से उठाते ही पता चल जाए असली वाला है या नकली वाला। एनालॉग पनीर बेचने पर देश में FSSAI नियमों के तहत कार्रवाई होती है। एनालॉग पनीर पर यह लिखा होना जरूरी है कि यह उत्पाद दूध से नहीं बना है, क्योंकि एनालॉग पनीर दूध से नहीं बनता है।
बेचते या परोसते समय ग्राहक को यह जानकारी न देने पर कार्रवाई हो सकती है। दोषी पाए जाने पर 6 महीने जेल, 1 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। जबकि अगर ऐसे पनीर से कोई नुकसान होता है या किसी की मौत हो जाती है तो सजा उम्र कैद और जुर्माना 10 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। महाराष्ट्र में नकली पनीर पर बैन के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। डिप्टी सीएम ने निर्देश दिया है कि दूध पनीर में अगर कोई मिलावट करता है तो उस पर मकोका के तहत कार्रवाई करके गैर जमानती मामले दर्ज होंगे। मकोका को महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड के खात्मे के लिए लागू किया गया था। ऐसे मामलों में संपत्ति जब्ती से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है। बाजार में बिकने वाला एनालॉग पनीर हाथों से मसल कर पहचान सकते हैं। दूध का पनीर मसलने पर टूट जाता है, नकली पनीर रबर की तरह खिंचता है, यही पहचान है। इसे खाने के दौरान मुंह में रबर जैसी जकड़न महसूस होती है। यह पनीर गर्म पानी में सख्त हो जाता है, जबकि असली पनीर मुलायम होता है। एनालॉग पनीर मिल्क पाउडर, वनस्पति तेल, आलू या कॉर्न स्टार्च से बनता है। इसके अलावा इसमें सोया प्रोटीन और खाने योग्य पदार्थ मिले होते हैं। ऐसे पनीर को खाने से हार्ट अटैक, लीवर, पेट की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। लंबे समय तक इस्तेमाल से किडनी कैंसर जैसी बीमारियों का भी खतरा होता है। इसका दाम सामान्य पनीर से कम होता है, इसलिए आसानी से बिकता है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस पर डॉक्टर्स। नकली पनीर कितना नुकसानदेह? न्यूट्रिशन वैल्यू तो उसमें बहुत कम रहती है, कैलोरी ज़्यादा रहती है और इसमें ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट की संख्या मात्रा ज़्यादा रहती है। ये अपने को हर प्रकार से नुकसान करते हैं इसमें, और ख़ासतौर से पेट में गैस बनना, अपचन रहना, दस्त लगना, ये सब की समस्या भी उत्पन्न होती है। इसलिए एनालॉग जो पनीर है इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा तो है अपना जैसे करते हैं, कई लोग भी करते हैं, अपने घर में खुद उसका बनाए। कोई बड़ी बात नहीं होती कि घर पे पनीर बना, उसका उपयोग करें, सबसे सुरक्षित तो वही रहते हैं। राइट, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमला हुआ। बाल बाल बचे सुखबीर सिंह बादल। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, गुरुद्वारे में थे सुखबीर सिंह बादल, उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल भी गुरुद्वारे में थी। उसके बाद देखिए कैसे अगली तस्वीर, सुखबीर सिंह बादल को फौरन ले जाया गया अस्पताल। ये तस्वीर देख रहे हैं, घायल थे सुखबीर बादल, कृपाण से हमला हुआ था उनके ऊपर। अब देखिए सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाला एक बुजुर्ग था, निहंग था, और कृपाण इनके पास होती है, निहंगों के पास। उस कृपाण से यह सुखबीर बादल पर टूट पड़ा लेकर। और उसके बाद देखिए हुआ क्या कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में थे सुखबीर बादल, वहां नांदेड़ साहिब में गुरुद्वारे में दर्शन करने गए थे। उसके बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने फोन पर बात की। बाहर आए तो इतना लंबा चाकू निकाल के अटैक कर दिया। अच्छा, तो ये सिक्योरिटी लैब्स को वही है कि ये सेटिंग्स कनेक्टेड है। हाँ, लैब सब कनेक्ट किया गया, सैनिटाइज करके देखना। हाँ, ठीक है, और ये उधर काम करते हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं। जो अटैक किया उन्होंने, वो वहाँ काम करने वाले हैं क्या? अच्छा, और जब अटैक करके जब उनको गिरा दिया तो अंग्रेजी में बोल रहे आइसोलेटर तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल से बात कर रहे हैं। इसमें जो भी लोग हैं कि उसमें कोई भी नहीं छूटना चाहिए। हाँ, नमस्कार। कैसे हुआ है? आपको याद होगा सुखबीर बादल पर 2 साल पहले 2024 में स्वर्ण मंदिर में भी अटैक हुआ था। उस वक्त भी वो दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। अब देखिए ये हमला
सुखबीर बादल पर कैसे हुआ, हमला करने वाला हमलावर कौन था और क्यों हमला किया। सुखबीर बादल महाराष्ट्र में थे। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल महाराष्ट्र के नांदेड़ दौरे पर थे। निजी दौरे पर कल अपने परिवार के साथ नांदेड़ पहुंचे थे। वो आज पत्नी हरसिमरत कौर के साथ नांदेड़ साहिब गुरुद्वारे पहुंचे और उन्होंने गुरुद्वारे में दर्शन किया और मत्था टेक कर बाहर ही निकले थे। दर्शन करने के बाद जब सुखबीर बादल सीढ़ियों से उतर रहे थे, उसी वक्त हमलावर ने कृपाण से उन पर हमला कर दिया। हमलावर को देख रहे हैं दूसरी तरफ आप, पुलिस से घिरा हुआ। कृपाण के हमले से सुखबीर बादल के दाएं हाथ पर चोट लगी। अटैक से उनके हाथ में 4 से 5 सेंटीमीटर का घाव आया। जिस वक्त हमला हुआ, सुखबीर बादल के साथ सिक्योरिटी थी। उनको बचाते वक्त एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। इसके तुरंत बाद आरोपी जसपाल सिंह को पकड़ लिया गया। हमलावर जसपाल निहंग सिख था और श्रद्धालु बनकर आया था। यह भी कहा जा रहा है कि आरोपी इसी गुरुद्वारे में काम करता है और इसी वजह से उसे पहचानना या शक करना और मुश्किल था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में आरोपी ने खुद को पुणे का लॉ ग्रेजुएट बताया और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मामले पर नजर बनाए रखी। उन्होंने नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात कर जानकारी ली। फिलहाल सुखबीर बादल और घायल पुलिसकर्मी की हालत स्थिर है। आरोपी से पूछताछ के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नांदेड़ के कलेक्टर और एसपी। ऑनरेबल डिप्टी सीएम नांदेड़ के टूर पे थे। उसमें माता साहेब मुगट का जो गुरुद्वारा है, वहाँ से वो आते समय उनके ऊपर अटेम्प्ट किया उनको अटैक करने का। उसमें उनको माइनर इंजरी हुई है। जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का जो पीएसआई है उनको भी इंजरी हुई है। तो अभी दोनों की जो तबीयत है वो स्टेबल है, आउट ऑफ डेंजर है एंड पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया है। तो आगे का इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। एक वहाँ का सेवादार है, उसने अचानक से आके अपने किरपान से अटैक करने की कोशिश की और एक हमारा ऑफिसर है इंस्पेक्टर एसपीयू का, उसने वहाँ पे सिक्योरिटी में था, उसने हाथ से वो रोक लिया। उसको हाथ में थोड़ी सी इंजरी हुई है। जब दर्शन करके नीचे आते तो कोई निहंग सिंह उन पे अचानक हमला करता, कोई कुछ समझ पाते उसके अचानक वो हमला कर देता उन पे और उनको बहुत हाथ पर उनके चोट आई है। और बहुत शर्म की बात है जो गुरु महाराज के दर्शनों को आने के बाद में इस तरीके के काम होता है और उनको Z+ सिक्योरिटी रहने के बाद में भी इस तरीके की घटना हो गई। अब आइए आपको बताऊं क्यों हमला किया निहंग सिख ने, क्यों कृपाण लेकर टूट पड़ा सुखबीर बादल पर। दावा है कि हमलावर जसपाल सुखबीर बादल के खिलाफ गुस्से में था। पूछताछ में उसने कहा कि पंजाब को उड़ता पंजाब बना दिया गया। दावा है पंजाब में बढ़ते नशे के मुद्दे से वो नाराज चल रहा था और इसी वजह से गुरुद्वारे में उसने सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया। दरअसल 2009 से लेकर 2017 तक सुखबीर पंजाब के डिप्टी सीएम रहे। दावा है इस दौरान पंजाब में ड्रग्स की समस्या ज्यादा बढ़ी। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर सुखबीर सिंह पर हमलावर रही। आरोप लगे कि इस दौरान ड्रग माफिया को राजनीतिक संरक्षण मिला। ड्रग्स कारोबार में पुलिस राजनेता मिले थे लेकिन सख्ती नहीं बरती गई। दावा है कि साल 2007 में पुलिस खुफिया विभाग ने एक लिस्ट बनाई। इसमें ड्रग्स तस्करों के साथ कुछ राजनेताओं के नाम शामिल थे। आरोप लगे कि लिस्ट सुखबीर बादल को सौंपी गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सुखबीर बादल के साले विक्रम मजीठिया ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ाई। साल 2013 में ड्रग रैकेट के आरोपी ने मजीठिया का नाम लिया। 2021 में विक्रम मजीठिया पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ और 2025 में कथित 540 करोड़ के ड्रग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मजीठिया गिरफ्तार हुए। हालांकि सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी पर बदले का आरोप लगाया था उस वक्त। सुनिए, यानी दावा है कि निहंग ने हमला सुखबीर पर ड्रग्स की वजह से किया। सुनिए क्या कहना है सियासतदान। जिसने हमला किया है वो बंदा वहीं पर 2 साल से काम कर रहा था और अभी उसने किस इंटेंशन से वह हमला किया है, क्यों हमला किया है, उसके सब इंक्वायरी हमने चालू की है और इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। कंसर्न जो आईजी है मेरी उनके साथ में बात हुई है, वहाँ के जो कलेक्टर है मेरे उनके साथ में भी बात हुई है और ऑनरेबल सीएम सर ने भी इसमें इंक्वायरी शुरू करने के आदेश दिए हैं। बेहद अफसोस की बात है, कई बार इन पे हमला किया गया है। मैं समझता हूँ इसमें सिक्योरिटी की भी कमजोरी है। राइट, खबरों में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको दिखाता हूं पंजाब में ड्रग्स के हालात क्या है। ये एक रिपोर्ट है, पंजाब में ड्रग्स ओवरडोज से मौत देखिए जरा। 2022 में 117 मौत हुई है, देश में सबसे ज्यादा।
2023 में 89 मौत हुई है, यह भी देश में सबसे ज्यादा थी। और 2024 में 106 मौत, देश में दूसरे नंबर पर ड्रग्स से मौतें हुई हैं। ये देश में ड्रग्स तस्करी के सबसे ज्यादा मामले पंजाब में हैं। नशे की चपेट में आने वाले 65% लोग 18 से 35 साल की उम्र के हैं। हैरानी की बात यह है कि 4 साल में 40,000 कैदी नशा मुक्ति केंद्र पहुंचे, लेकिन इस दौरान नशा मुक्ति गोलियों की खपत सोचिए 8 गुना बढ़ गई है। एक हफ्ते पहले पंजाब विधानसभा कमेटी ने इस पर चिंता जताई। आशंका है कि नशा छोड़ने वाले युवा इन्हीं दवाइयों पर निर्भर हो गए हों। सिर्फ यही नहीं, इन दवाइयों की तस्करी होने का भी अंदेशा है। ये पंजाब के हालात, और इस वजह से निहंग ने हमला किया, लेकिन अब उस पर पुलिसिया कार्रवाई होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, ये बारिश कब रुकेगी। बारिश से देखिए देश ही नहीं पूरी दुनिया में हालात खराब है। ये तस्वीर देखिए, मैं आपको अमेरिका की दिखा रहा हूं। अमेरिका का इंडियाना, पूरा इलाका पानी पानी। अमेरिका के बाद आपको लिए चलता हूं चीन। ये युहुआ की तस्वीर है चीन के। अब ये हिमाचल की तस्वीर देखिए जरा। लाहौल ब्रिज देख रहे हैं, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पुल पूरी तरह से डूब चुका है। भाई अब आपको बताऊं कि आपके राज्य का हाल क्या है लगातार बारिश के बाद। यूपी में देखिए, लगातार बारिश से गंगा समेत कई नदियां डेंजर लेवल पर पहुंच गई। वाराणसी के घाटों की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। हरीशचंद्र घाट पर शवदाह स्थल पानी में डूब गया है। अब घाटी के ऊपरी सीढ़ियों पर चिताएं जलाई जा रही हैं। अंतिम संस्कार के लिए 2 से 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में देहरादून मसूरी हाईवे पर लैंडस्लाइड के बाद मलबा रोड पर है। भूस्खलन के बाद दोनों तरफ 10 किलोमीटर लंबा जाम है। राज्य के 9 जिलों में लगभग 70 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। हिमाचल के 10 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। स्टेट इमरजेंसी सेंटर के मुताबिक राज्य में 200 सड़कें बंद हैं। मंडी में 64, कुल्लू में 60 और शिमला में 30 से ज्यादा रोड ब्लॉक है। असम में देखिए, बाढ़ प्रभावित असम के पुनर्वास में 1000 करोड़ खर्च होंगे। असम सरकार मोबाइल ऐप के जरिए नुकसान का आकलन कर रही है। अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों के 8000 परिवारों का सर्वे हुआ। सरकार ने 15 सितंबर तक सर्वे का पूरा लक्ष्य करने का टारगेट रखा है। सुनिए बाढ़ से बेहाल लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है और इस कारणवश बहुत बड़ा ट्रैफिक हो चुका है। अपने टूरिस्टों से कि अभी आप लोग मत आइएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है। मुझे हो गया 1-1.5 घंटा हो गया। गलती किसी की नहीं है, प्राकृतिक है, तो बताओ इसमें कुछ नहीं कह सकते सर। ज़्यादा तो बहुत खराब व्यवस्था भैया यार। 1 घंटा हो गया भैया, 1 घंटा। लोगों से सुन रहे थे आप, क्या बारिश के बाद हालात क्या है। अब बारी है लाइफ का फंडा की। देखिए क्या है खास। अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपके पास कभी नहीं था, तो आपको वो करना होगा जो आपने अब तक नहीं किया। किशोर कुमार अगर ऐसा नहीं सोचते तो भारत को उनके जैसा महान गायक कभी नहीं मिलता। इंदौर के पास खंडवा में जन्मे किशोर कुमार को बचपन से गाने का बहुत शौक था। कॉलेज में एक बार वो अपनी क्लास में टेबल को तबले की तरह बजा रहे थे। तभी प्रोफेसर ने उन्हें फटकार लगाई और कहा, पढ़ाई पर ध्यान दो, गाना बजाना जिंदगी में काम नहीं आएगा। किशोर कुमार ने धीरे से कहा, सर इसी गाने बजाने से एक दिन जिंदगी का गुजारा होगा और मेरी पहचान भी होगी। उन्होंने ये बात सिर्फ प्रोफेसर को नहीं कही थी, ये उनका खुद से वादा था। वो कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर गायक बनने इंदौर से मुंबई चले गए। तब बॉलीवुड में रफी साहब और मन्ना डे और मुकेश साहब जैसे गायकों का बोलबाला था। किशोर कुमार ने खुद को स्थापित करने के लिए खूब मेहनत की और नए नए प्रयोग किए। वो गाने को उसके किरदार में डूब कर गाते थे, चाहे उसके लिए हफ्ते लग जाएं या महीने। कहते हैं खई के पान बनारस वाला गाने के लिए किशोर दा ने पहले बनारस की गलियों की खाक छानी, 100 से ज्यादा पान खाए और फिर एक टेक में पूरा गाना रिकॉर्ड कर दिया। देवानंद साहब से लेकर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्मों में किशोर दा गाते तो लगता ये उन्हीं सितारों की आवाज है। किसी गायक के 8 फिल्म फेयर जीतने का रिकॉर्ड आज भी
किशोर कुमार के नाम है। उनके गाने और संघर्ष जिंदगी का बड़ा फंडा देते हैं। किस्मत इंसान को धोखा दे सकती है, लेकिन मेहनत, जुनून और नए प्रयोग कामयाबी के दरवाजे खोल देते हैं। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, कण कण में तेरे है छाया, खाने को बनाए वो लजीज, बन के साया से तू स्वाद को लाए